दोस्तों कैसे हो। मैं आबिद खान आईटी वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपको 1 मार्च 2020 शिफ्ट 1 की एनालिसिस कराएंगे, मैथ एंड रीजनिंग पार्ट की। चलो अभी चलते हैं मैथ पार्ट फिर उसके बाद रीजनिंग पार्ट की एनालिसिस करें। यह आपका पहला क्वेश्चन मैथ्स पार्ट का। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब तो इसमें क्या करना है, इसमें तो केवल आपको जोड़ना और घटाना है, तो इसको आप कर ही लोगे उम्मीद है। चलो ठीक है, फिर भी हम जोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसको और इसको जोड़ना। अब जोड़ना कैसे है देखो, अब जोड़ने की भी एक तो ये है कि इकाई अंक जोड़ोगे, सरल है, वो भी कैसे भी जोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और सीधा जोड़ लो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादा ऐसा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो देखो मैं इसमें से 5000 में से अगर मैं ऐसे घटाऊं तो 5000 में से 4000 घटा देता हूं, 1000 बचेगा। ठीक है, यहाँ 1000 बचा। अब मैंने देखा कि 18 और घटाना है, 9 इसमें से घटा देता हूं, बचा क्या 9 और इसमें से घटा दूं, 3 घटाया मैंने, 3 घटाया 60 बचा। अब कितना घटाना पड़ेगा 6 और, तो कितना 54 बचेगा, तो यानी 1154। यहाँ से कितना बचा 1154। अब देखो यहां से पूरा हट गया, अब यहाँ क्या 3200, 1154 3200। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ की बात करें तो अपन 4 5 2 1 3 4, यानी 4 3 5 4 है ना, 4354। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो है नहीं, यानी 4354 चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। रीता ने सुनील से 25% अधिक निवेश किया। सुनील ने अभिनव की तुलना में 30% कम निवेश किया, जिसने 6000 रुपए निवेश किए। रीता द्वारा निवेश की गई राशि और उन सभी द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात क्या है। देखो अनुपात पूछा है और उसमें संबंध दिया है, तो इस 6000 का यहाँ पर कोई भी बात नहीं है कि ये 6000 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपन कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, जैसे मैंने लिख लिया रीता, सुनील और एक अभिनय। अब इसमें लिखा हुआ है रीता ने सुनील से 25% अधिक निवेश किया, यानी सुनील अगर 100 करता है तो रीता ने कितना किया 125। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है सुनील ने अभिनव की तुलना में 30% कम निवेश किया, यानी सुनील ने अभिनव की तुलना में 30% कम, यानी अभिनव का 30% कम यानी 70%, यानी अभिनव का 70/100 बराबर क्या होगा सुनील, यानी 100, यही होगा। तो 0 से 0 तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, ये कट जाएगा तो 10 का यानी 1000/7, यानी a का मान कितना हो जाएगा 1000/7। अब अगर 7 का ऊपर गुणा कर दूं तो अनुपात निकल आएगा, तो 7 का यहाँ करूंगा तो 7 1 7 25 7 175, यानी 875 700 और यहाँ 1000, यानी ये अनुपात हो गया। अब उसने पूछा क्या है भाई, उसने पूछा है रीता द्वारा निवेश की गई राशि और उन सभी द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात क्या है। तो रीता द्वारा कितना है 875 है अनुपात, सभी द्वारा यानी 1000, ये 8 और 7 1500, 1000 2575। ठीक है, 2500 से यानी 25 से कट जाएगा, 25 से 25 75 12 बचा, 125 25 पंजे 125, 25 1 25 0 25 या 5 से काट लोगे आप, फिर 5 से दोबारा काटना है तो कितना हो जाएगा 35 अनुपात 103। तो बाजी संख्या कटने वाली नहीं है, और फिर आप ऑप्शन पर ध्यान दोगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन सीपीसीटी में ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, काफी क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को कर लोगे जो मैंने करा दिए हैं पुरानी वीडियो में डले हुए, तो काफी सारा हद तक आपका सही चला जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये पैटर्न का क्वेश्चन और भी वीडियो में काफी बार आया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय में छात्रों का औसत भार 65.9 किलोग्राम और छात्राओं का औसत भार 57 किलोग्राम है। यदि सभी विद्यार्थियों, छात्र और छात्राओं दोनों का औसत भार 60.3 किलोग्राम है तो विद्यालय में छात्रों की संख्या 66 है।
तो विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है। देखो इसमें क्या होता है, इसको मैं एलिगेशन मेथड से ही बताऊंगा, क्योंकि एलिगेशन मेथड सरल पड़ेगी। बाकी और भी मेथड से एक्स मान के कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन एलिगेशन मेथड सरल होती है, उसी को बताऊंगा जिससे आपकी समझ में भी आएगा और जल्दी भी हो जाएगा। जैसे छात्र हैं, छात्र मैंने इधर लिख दिया, छात्रा, हाँ छात्रा, ठीक है। छात्र का कितना है 65.9, इनका कितना है 57, और दोनों का कितना है 6.3। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखो ये औसत है तो इनके अनुपात में, अब देखो बड़ी से छोटी घटेगी, अगर इसमें से इसको घटाऊंगा तो इसमें से इसको घटाऊंगा, है ना, यानी 65.9 में से इसको घटाऊंगा तो इधर लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी 5.6, है ना, और इसको घटाऊंगा मैं इसमें से इसको, तो ये कितना हो जाएगा 57 और 3.3, है ना। अब हमारे पास क्या दिया है, देखो 3.3 क्या है, ये किसका अनुपात है, ये है छात्राओं की संख्या का अनुपात, यानी अगर ये 3.3 है तो ये कितने है 5.6 है। लेकिन हमारे पास इस 3.3 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 66, यानी 3.3 का मान 66 है, तो एक का मान क्या होगा 66 बटे 3.3 इजिकल टू 20, है ना। जब एक का मान 20 है तो 56 का मान क्या होगा 5.6 का मान 5.6 इंटू 20 गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 56 दूनी 112 जीरो। अब एक अंक के बाद पॉइंट लगाओगे तो 112, यानी आंसर कितना हो जाएगा 112। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। देखो निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, अपन को पहले देखना होता है कि इसमें कहीं स्क्वायर तो नहीं हो रहा, क्यू तो नहीं हो रहा, इनटू तो नहीं है, या फिर डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस से कुछ ना कुछ बन रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ बन रहा होगा। जितना आप इस श्रेणी को सॉल्व कर लोगे, जितने डिफरेंट क्वेश्चन कर लोगे, उतना अपने लिए बेटर रहता है। ठीक है, तो चलते हैं अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 9, अगर अच्छा इसका अंतर देख लेता हूं, 10 लिखा है, उसके बाद 21 है, उसके बाद फिर क्या है 43 है, कुछ 10 दूनी 20 एक 21 दूनी 42 एक 43। अब यहां हो सकता है ये जैसे 21 दूनी 42 एक 43, अब 43 दूनी 86 एक 87 का अंतर हो जाएगा, है ना। फिर 87 दूनी तो 87 का अंतर हो जाएगा, तो 87 में जोड़ूंगा 8 8 16 7 3 10 यानी 170 हो जाएगा। अब 87 दूनी तो 8 दूनी 16 7 दूनी 174 और 175 ऐसा होगा। तो 175 अगर मैंने 170 में जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, ये 345 हो जाएगा, है ना। तो एक तो ये हो गया, है ना, यानी 2 गुना हो रहा है, यानी डिफरेंस से पता चल गया अपन को कि डिफरेंस से ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा तरीका, और भी कई तरीके लग सकते हैं, जैसे 9 दूनी 18, 18 1 19, 19 दूनी 38, 38 और 2 40 यानी +2 किया। अब इसको 40 दूनी 80 +3 किया, 83 दूनी 166 +4 किया, 170, अब 170 दूनी 340, अब +4 किया तो +5 करना पड़ेगा, है ना। अब यहां इसके 2 गुना +6 करना पड़ेगा, है ना। तो ये श्रेणी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 170 वाले, यानी एक श्रेणी में 2-3 तरीके निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ने ऐसे बताया हमारा तो ऐसे आ रहा था, और भी तरीके हो सकते हैं। जितना आप सोचोगे, कई श्रेणियों में एक तरीका ही लगता है, कई में 2-3 तरीके लग जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो दिमाग में तुम्हारा कौन सा पहले बन रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट सही बन रहा है, वो बेटर करता है कि किस तरीके से आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। मेन चीज होती है क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना, है ना। टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन है 7,400 रुपए की राशि पर 13.5% वार्षिक दर पर एकत्रित चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष के बाद कितना होगा। इसमें क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, न कि अमाउंट। केवल अपन को इंटरेस्ट निकालना है, वो भी CI का। तो देखो पहले तो अपन को पहली ईयर्स की बात करते हैं अपन। एक तो ये है कि सूत्र से निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधा परसेंट निकालना है अपन को, कितना निकालना है। तो पहली ईयर की अगर बात करूं मैं, देखो
कई तरीके होते हैं ब्याज निकाले के, जैसे 1 to 1 वाला होता है या पे इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का होल स्क्वायर एन, वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन निकाल रहे हैं 7400 को पहले 13.5%, यानी पहली साल में क्या बात बनती है पहले ये देख लो। तो पहली साल में 13.5% निकालोगे, 7400 का कितना 13.5%। अब इसको निकालने के कई तरीके, या तो ऐसे लिख दूं इंटू 13.5 बटे 100, ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर 135 इंटू 74 करोगे, काफी टाइम लगेगा, है ना, या 74 इंटू 13 फिर आधा, और तो उसमें हो सकता है आपको टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो। अब मैं ये कहूं, दूसरा तरीका मैं ये बताता हूं, पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि जैसे 7400 ये संख्या लिखी हुई है, इसका 10% क्या होता है, एक अंक के बाद पॉइंट लगाना, और 1% क्या होता है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना। अब हमें क्या करना है, 13.5% निकालना है। तो 13.5% निकालने के लिए मैंने क्या किया, 10% निकाल लिया। तो 10% क्या होगा 740, 1% क्या होगा 74। अब 1% 74 होगा तो 3% क्या होगा 3 गुना, यानी 7 21 4 12, यानी 3% क्या हो 7 21 210 और 12 222। अब आधा परसेंट यानी 74 का आधा यानी 37, है ना। अब लग रहा होगा कि ये इतना होगा, भाई इतना एक ही स्टेप में भी लिख सकते हो आप, या जल्दी जोड़ भी सकते हो। तो 9 4 2 6 3 9 7 2 9, यानी 999। ये क्या आ गया आपका 1 साल का। अब 2 साल की बात करें अपन, 999 का 1998 रुपए, ठीक है। अब ये तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। अब लेकिन हमें इस पे भी क्या मिला होगा 13.5%। अब देखो 999, इसको 1000 मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, आसानी हो जाएगी। अगर 1000 मानूंगा तो इसका कितना निकलेगा 13.5%, थोड़ा सा अंतर है। 13.5% निकालोगे तो क्या 10%, देखो क्या हो जाएगा इसका 10% अपन ऐसे निकालोगे तो 10% 13 यानी 100, है ना। 3 क्या हो जाएगा 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा अपना 135। तो इसका यानी 10 100 हो जाएगा, 3.5 की यानी 10 10 से 30 और आधा और 5 यानी 35, यानी कितना हो जाएगा 135। ये सीधा भी लिख सकते हो, समझ में आता है। तो 135 यानी 135 ही हो गया। जब मैंने कितना मान लिया इसको 1998 प्लस इसको 1000 मान लिया, थोड़ा सा अंतर है 135, तो कितना हो जाएगा टोटल अपन जोड़े तो, यानी 2000 इसको जोड़ा मैंने, 2 इसको जो दे दिया तो 2133 के लगभग हो जाएगा, 2133, यानी 2133 से थोड़ा सा ही है, केवल बन माना है, बन ज्यादा है, बन का क्या 13.5%, 0 पॉइंट में कुछ निकलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा पॉइंट, इतना ही तो कम है, 132.87, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप और भी तरीके हैं कैसे निकालना है आपको, ठीक है। या आपको डिटेल में ही निकालना है कि भाई डिटेल में निकालना है तो डिटेल में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आपको ऐसे लिखना है कि भाई नहीं हम तो ऐसे लिखेंगे 7400 इंटू 13.5 बटे 100, इस तरीके से करना है तो ऐसे काट लेना, 13.5 का गुणा कर लेना, इस तरीके से कर लेना। या फिर ऐसे निकालना है a इंटू p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की पावर n, यानी n का मान यहाँ 2 साल हो जाएगा, r का मान 13.5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, p का मान 7400 हो जाएगा, फिर अमाउंट आएगा, फिर उसके बाद ब्याज निकलेगा। ऐसे निकाल लेना या 1 to 1 से निकाल लेना, कैसे भी निकालोगे आपको पॉइंट में थोड़ा तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो बेटर है कि इस तरीके से अगर परसेंट निकालना सीख जाओगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या कह दिया कि दूसरी संख्या क्या है 50 के 12% के बराबर, यानी फर्स्ट नंबर एंड सेकंड संख्या। 50 का 12%, मैंने कहा पहले ही 50 का 12% निकालना है तो 10% क्या होता है 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, और 20% क्या है होता है 2% के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। यहाँ क्या होगा 10% 5 हो जाएगा। अब मुझे 1% निकालूंगा तो 0.5 और 2% निकालूंगा तो 1, यानी 6 हो जाएगा। या यूं कहूं मैं 50 का 12 बटे 100, तो 50 से 2 से काटूंगा तो 6, यानी क्या हो जाएगा 6, यानी दूसरी संख्या 6 हो गई। अब उसने कहा पहली संख्या का 2/3 दूसरी संख्या के घन के बराबर है, यानी पहली संख्या को अगर मैं x मान लू तो x का 2/3 इजिकल टू 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है 216, 216 का इसको मैं काटूं तो क्या हो जाएगा 108। अगर x 3 का गुणा कर दूं तो x इजिकल टू 108 इंटू 3 यानी 324, 8 या 24, यानी दूसरी संख्या कितनी आ गई 324। अब पूछा क्या है अपन को
पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग। तो योग की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 324 प्लस 6 इक्वल टू 330। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 330 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपका मैथ्स पार्ट पूरा हुआ। अब अपन रीजनिंग पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरा आएगा यदि उन सभी को वर्णानुक्रम में एक शब्द को उसके रूप में व्यवस्थित किया जाए। अब उसने क्या पूछा तीसरा, तो पहला कौन सा आएगा भाई ऑप्शन से। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ही ऑप्शन से करते हैं, है ना। INT INT INT, इसमें क्या लिखा INT ई भी सब में लिखा है। तो ई के बाद N है, L है, N है, L है, तो L वाला पहले आएगा। तो L वाला ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो L E है, I है, तो पहला कौन सा होगा ये होगा E वाला, दूसरा I वाला। अब N, अब N पहले में भी है, इसमें भी N है। अब N के बाद D है, यहाँ पे S है, तो पहले कौन सा आएगा D वाला, फिर कौन सा आएगा S वाला, N चौथे नंबर में। इसका सीक्वेंस क्या बन जाएगा भाई 2 4 3 एंड 1, ये इसका सीक्वेंस होगा। और ऑप्शन में क्या पूछा है उसने तीसरा पूछा है, तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि तीसरे नंबर का उसने पूछा था। तीसरे नंबर पर कौन सा आता INTEND। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में के एक तरफ दिए गए दोनों शब्दों को में निश्चित संबंध है और समानुपात के दूसरी तरफ शब्द दिया गया है, जबकि दूसरा शब्द दिए गए विकल्पों में से इस प्रकार प्राप्त किया जाना है जिससे दोनों शब्दों के बीच ठीक उसी प्रकार का संबंध स्थापित हो जाए जिस प्रकार का संबंध दिए गए जोड़े के शब्दों के बीच में है। तो देखो इसमें क्या है, पर्याप्त अतिरिक्त। पर्याप्त यानी सफिशिएंट है, मतलब अपने पास ठीक है, पर्याप्त है, अपना काम चल जाएगा। अतिरिक्त यानी ज्यादा है। अब क्षमता का हो जाएगा क्षमता एक, हाँ ठीक है क्षमता है, इस काम को कर लेगा। अधिशेष यानी ज्यादा ताकत है उसको। सरप्लस है यानी अधिक है उसकी, है ना। तो यानी यहाँ पे एक तो अपन को जरूरत के मुताबिक जो चीज है ना, और यहाँ पे अधिक हो रही है तो क्षमता है, हाँ इसको उठाने की क्षमता है। यहाँ पे अधिक है, अधिक भी उठा सकता है, यानी अधिशेष है, यानी अधिक होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, यानी ज्यादा। वहां पे भी पर्याप्त है, अतिरिक्त है यानी एक्स्ट्रा है। क्षमता उतनी है जितना अपन, एक बंदा 5 किलो बाल्टी की उठा सकता है तो वो 5 किलो ही उठाएगा। अब एक बंदा है वो 10 किलो उठा सकता है लेकिन 5 किलो उठवा रहे हैं तो उसमें अधिशेष है, यानी वो 10 किलो भी उठा सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस है, यानी ज्यादा है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ण संख्या प्रतीक संयोजन की श्रृंखला का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। उपरोक्त व्यक्ता में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले एक अंग्रेजी वर्ण है लेकिन तुरंत बाद एक अंग्रेजी वर्ण नहीं है। अब देखो, यानी एक प्रतीक छाटना जिनके तुरंत पहले एक अंग्रेजी वर्ण है और तुरंत बाद एक अंग्रेजी वर्ण नहीं है। तो पहले से ही चलते हैं अपन। अब देखो मैंने प्रतीक ये @ प्रतीक है, उसके पहले एक अंग्रेजी वर्ण है और तुरंत बाद नहीं है, एक ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके पहले एक अंग्रेजी वर्ण नहीं है, अंग्रेजी वर्ण भी चाहिए। इसके पहले अंग्रेजी वर्ण है लेकिन अंग्रेजी वर्ण बाद में भी है, लेकिन अंग्रेजी वर्ण बाद में चाहिए नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला गलत है क्योंकि अंग्रेजी वर्ण नहीं है। आगे चलते हैं अपन। इसके पहले संख्या थी ये 6, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा @ यानी एक आंसर सही हो जाएगा। अब इसमें आंसर 0 दिया है तो ये क्यों दिया है इसका समझ में नहीं आया। हो सकता है इसको नंबर आपको मिल सकता है क्योंकि ये भले ही स्मॉल में लिखा हो या कैपिटल में लिखा हो, तो ऐसा तो नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि भाई कि कैपिटल वाला ही अपन मानेंगे या स्मॉल वाला ही मानेंगे, तो ऐसा अपन नहीं मान सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी देखो आप इंग्लिश मीडियम में जो लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, उसको भी आप देख सकते हो, है ना। तो उसमें भी ए लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अपन कैपिटल में हो या स्मॉल में लिखो, तो इसमें एक है ऐसा, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। इसका अपन पहले को ऑप्शन को सही नहीं मान सकते, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, पता लगाएं कि कौन सी अक्षर श्रृंखला दिए गए नियम का पालन करती है। अब नियम क्या है, एक श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षरों की संख्या में एक कम हो जाती है। अब देखो
पहले जैसे दो अक्षर, दो व्यक्तियों के बीच में 4 का अंतर है, फिर अगले दो के बीच में 3 का, फिर अगले बीच में 2 का, फिर 1 का, इस तरीके से मतलब अंतर होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि एक का ही अंतर हो, है ना। तो यानी अंतर उसमें चेंज होता रहता है। तो देखो इसको पहले देखें, जैसे बी, इसको देखोगे आप ऐसे, यहां से कितने का अंतर है भाई, बी 2 नंबर पे है, ये 7 पे है, यानी 2 7, ये के 11 पे है, 14 है, ये 16 है, ये 18 है। तो यानी 5 बड़ा, फिर कितना बड़ा 4, यानी सॉरी 2 से कितना 5 बड़ा, फिर कितना 4 बड़ा, हाँ, फिर उसके बाद 11 से 3 बढ़ेगा, है ना। तो यानी ऐसा नहीं है 2 फिर 7 फिर 4 फिर 3, तो सीक्वेंस नहीं बन रहा। अब इसको देखोगे तो सी कितने पे है 3, फिर 9, फिर 14, फिर 18, फिर 20, फिर 21, क्या लग रहा है 6 का अंतर, 9 5 14, 4 18, फिर 2। अब यहाँ 3 का होता, फिर 2 का होता, फिर 1 का होता तो चल जाता, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब इसको देखो, ये 5 फिर 10 फिर 14 फिर क्यू 17 19 और 3, यानी 20। तो यहाँ पे देखो 5 का अंतर है, फिर 4 का, फिर 14 3 17 2 19 1, यानी 5 4 3 2 1, यानी सीक्वेंस क्या है, एक कम होता जा रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। हाँ, ये क्वेश्चन है, इन 3 शब्दों के संबंध में सबसे उचित विवरण वाले विकल्प का चयन करें। जैसे देविका रानी, सोहराब मोदी, राज कपूर, ये महानिर्देशक थे, उन्हें सबसे पहले अधिक फिल्म करने का श्रेय प्राप्त हुआ था, उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। तो इसका क्या है, इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन 2 कॉपी पहले भी आ चुका है एग्जाम में पहले के। अगर आप पुरानी वीडियो देखोगे, पुराने पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जीके के क्वेश्चन, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, रीजनिंग के कई एक क्वेश्चन है जो 2 कॉपी, जीके में भी 2 कॉपी वैसे ही उन्हीं क्वेश्चनों को उठा के रख दिया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लिया करें, बहुत जरूरी होता है उनको पढ़ना भी, जिससे आपको काफी सारी मदद मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2 6 5। तो इसका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में समानुपात की ओर एक दिए गए 2 नंबरों के बीच कुछ निश्चित संबंध है तथा समानुपात की दूसरी ओर एक नंबर दिया गया है, जबकि दिए गए विकल्पों से दूसरा नंबर ढूंढना है जिसका पहले नंबर से वही संबंध है जो कि जोड़े में दिए गए नंबरों के बीच है। श्रेष्ठ विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो अपन इसको देखेंगे, जैसे कि इसमें क्या संबंध है, या तो स्क्वायर क्यू कुछ भी हो सकता है, ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं कि कहीं स्क्वायर हो सकता है, क्यू हो सकता है, ऐसा भी हो जाता है ना। तो इसमें देखिए अधिकतर ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि क्यू हो, स्क्वायर हो, ऐसा भी मिल जाता है। लेकिन अपन इसको देखेंगे तो इनमें कहीं ना कहीं या तो डिफरेंस होगा या क्यू होगा। तो पहले अपन डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जिनमें डिफरेंस होता है। तो 3 4 3 7 6 में 3 2 6 5 डिफरेंस करोगे तो 1 1 1 1, यानी इस वाले नंबर्स में से इसको घटाया नहीं। ठीक है, तो कितना, इससे कितना बढ़ा 1 1 1 बढ़ा, तो इसमें से भी कितना बढ़ेगा 1 1 बढ़ेगा। तो अब 4 6 7 3 में 1 1 1 1 बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा 4 8 7 5 5 7 8 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग में सीपीसीटी में ज्यादातर माइनस वाला, ये डिफरेंस वाला पहले भी आ चुका है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो और आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना है। ठीक है, तो उसको मैं सुना देता हूं। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा समझा भी देता हूं क्या है। देखो क्वेश्चन ये है कि एक पार्टी में 10 व्यक्ति शामिल हैं, 10 व्यक्ति शामिल हैं और वो एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे से, जो कि आजकल हैंडशेक का मना कर दिया है, लेकिन वो पुरानी बात है जब हैंडशेक चलता था, है ना। क्योंकि अब कोरोना की वजह से हैंडशेक बंद है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हैंडशेक जब करते थे, पुराना क्वेश्चन है, तो हैंडशेक करते थे वो 10 व्यक्ति, लेकिन एक व्यक्ति एक पर्सन से एक ही बार हैंडशेक करेगा। जब एक व्यक्ति एक बार हैंडशेक करेगा तो हैंडशेक कितने होंगे, टोटल हाथ में हाथ कितनी बार मिलेंगे ये बताया। यानी पर्सन कितने हैं आपके, पर्सन है 10। आपको ये बताना है
हैंडशेक कितने होंगे, हैंडशेक कितने होंगे, ठीक है, कितने होंगे। तो ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। और आप अगर चाहोगे तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी में पूछे गए हैं और मैंने वीडियो में इनको काफी अच्छी डिटेल से ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया हुआ है, ठीक है। तो कितने परसेंट से, 10% से, ठीक है। तो इसका आंसर आप जरूर दें और अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, है ना, घर रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से डरे नहीं, उससे सावधानियां बरतें, ठीक है। टेक केयर, बाय, थैंक यू।